नेशनल इमरजेंसी ऑफ 1975, जिसको हम डार्केस्ट पीरियड ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी भी कहते हैं। फाइनेंशियल इमरजेंसी, इसका नाम तो मुझे नहीं लगता बहुत सारे बच्चों ने सुना भी नहीं होगा। इसके बारे में बताया गया है आर्टिकल 360। ही कॉल्ड फॉर टोटल रेवोल्यूशन, कि हमें हमारे देश में बदलाव की जरूरत है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में उन्होंने ये कहा कि इंदिरा गांधी ने स्टेट मशीनरी का गलत इस्तेमाल करके ये इलेक्शन जीता है, फ्रॉड करके ये इलेक्शन जीता है, इसलिए उनके इलेक्शन को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया। अनवारंटेड सेंसरशिप ऑन मीडिया एंड प्रेस, मीडिया और प्रेस को हम फोर्थ पिलर ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी कहते हैं, उस पर भी अनवारंटेड सेंसरशिप लगाकर लोगों के राइट्स का वायलेशन किया। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज के इस सेशन में। I hope you all are doing absolutely fine and ready to begin with this session. तो आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं नेशनल इमरजेंसी ऑफ 1975, जिसको हम डार्केस्ट पीरियड ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी भी कहते हैं। सो थ्रू आउट द सेशन हम क्या क्या चीजें कवर करने वाले हैं वो मैं ब्रीफली आपको बता देती हूँ। बिफोर वी एंटर इनटू द कॉन्सेप्ट ऑफ 1975 नेशनल इमरजेंसी, हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे कि इमरजेंसी हमारे देश में कितने तरह की है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की कौन कौन सी प्रोविजंस इन इमरजेंसी के बारे में बताती है। फिर हम बात करेंगे व्हाट लेड टू द नेशनल इमरजेंसी ऑफ 1975, और फिर 1975 की जो इमरजेंसी थी उसके दौरान क्या कुछ चीजें हुई, किस वजह से हम इसको डार्केस्ट पीरियड ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, वो सब भी हम डिस्कस करेंगे। एंड लास्टली आफ्टर दिस कंप्लीशन ऑफ दिस पीरियड ऑफ इमरजेंसी, कि जैसे ही इमरजेंसी का पीरियड खत्म हो गया था उसके बाद इसका क्या इम्पैक्ट हुआ, वो भी हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू लेट अस बिगिन विद टुडेस सेशन। तो जी सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इमरजेंसी। अगर हम टाइप्स की बात करें तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि जो हमारा संविधान है, वो हमें 3 तरह की इमरजेंसी के बारे में बताता है, जिसमें सबसे पहले है हमारी नेशनल इमरजेंसी, जो कौन से आर्टिकल में बताई गई है, आर्टिकल 352। नेशनल इमरजेंसी मतलब पूरे देश में ये इमरजेंसी इंपोज की जाती है। इट इज एप्लीकेबल थ्रू आउट इंडिया। और किन ग्राउंड्स पर, किन कारणों पर हम ये इमरजेंसी इंपोज कर सकते हैं, वो है ऑन द रीजन ऑफ वॉर और एक्सटर्नल अग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन। यानी कि इनमें से कोई भी अगर फैक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं तो उन ग्राउंड्स पे जो हमारे देश के प्रेसिडेंट हैं he can impose this क्या कहते हैं, नेशनल इमरजेंसी। तो यहां पर अगर हम लिखें who can impose emergency, कौन इमरजेंसी इंपोज करता है, इट इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो यहां पर फिर आगे एक और सवाल आता है कि क्या प्रेसिडेंट खुद अपनी मर्जी से ये इमरजेंसी इंपोज करते हैं? नहीं, He acts on the advice of cabinet ministers। जो यूनियन लेवल पर हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, उनकी एडवाइस पर एक्ट करते हुए हमारे प्रेसिडेंट जो हैं वो नेशनल इमरजेंसी इंपोज कर सकते हैं, बट वो इन सिर्फ 3 ग्राउंड्स पर ही इमरजेंसी जो है वो इंपोज कर सकते हैं। अब क्या ये इंडेफिनिट पीरियड के लिए इंपोज की जा सकती है? नहीं, मैक्सिमम जनरली नेशनल इमरजेंसी का पीरियड 6 महीने का होता है, उसके बाद उसको असेंबली को फिर से अप्रूव करना होता है, बट इट कैन बी स्ट्रेच्ड अप टू नंबर ऑफ इयर्स। अब कितनी बार हमारे देश में नेशनल इमरजेंसी इंपोज की गई है? 3 बार अभी तक, 1962, 1971 एंड 1975। 1962 में जब इंडो चाइना वॉर हुई थी, इस दौरान इमरजेंसी इंपोज की गई थी। 1971 में इंडिया और पाकिस्तान की जो वॉर हुई थी, around that time national emergency was imposed, और 1975 में internal disturbance का कारण देते हुए ये नेशनल इमरजेंसी जो है वो इंपोज की गई थी। अब हम आते हैं अगले टाइप ऑफ इमरजेंसी, दैट इज स्टेट इमरजेंसी, या उसको हम प्रेसिडेंट्स रूल भी कहते हैं। अगेन ये स्टेट इमरजेंसी कौन लगाता है? क्या ये चीफ मिनिस्टर लगाता है या ये गवर्नर इंपोज करता है? स्टेट इमरजेंसी भी प्रेसिडेंट के द्वारा ही लगाई जाती है। ये कैसे एक्ट करता है? जब कोई भी किसी स्टेट का गवर्नर प्रेसिडेंट को रिपोर्ट भेजता है दैट लॉ एंड ऑर्डर ऑफ सिचुएशन ऑफ द स्टेट हैज बीन डिस्टर्ब्ड और द स्टेट मशीनरी इज नॉट इन एक्शन, इन दोनों ग्राउंड्स पर फिर प्रेसिडेंट गवर्नर की एडवाइस पर एक्ट करके वहां पर प्रेसिडेंट रूल इंपोज कर सकता है।
तो प्रेसिडेंट रूल बेसिकली कुछ स्पेसिफिक एरियाज में इंपोज किया जाता है या एक स्टेट में इंपोज किया जाता है। इसका भी ड्यूरेशन ऐसा नहीं है लाइफ लॉन्ग इसको इंपोज किया जा सकता है, या यहाँ पर जो इमरजेंसी इंपोज की गई है उसको कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता। जो ये नेशनल इमरजेंसी इंपोज की जाती है, क्या इसकी रीजनिंग रही, उसका भी हम जुडिशियल रिव्यू करवा सकते हैं। जुडिशियल रिव्यू किस चीज का करा सकते हैं? इंपोजिशन ऑफ इमरजेंसी। और ये जुडिशियल रिव्यू की प्रोविजन क्यों रखी गई है? ताकि इस इमरजेंसी के इंपोजिशन की पावर का दुरुपयोग यानी कि गलत इस्तेमाल ना किया जा सके, इसलिए हमारे पास जुडिशियल रिव्यू का भी प्रोविजन है। अब जैसे हमने देखा नेशनल इमरजेंसी हमारे देश में आज तक 3 बार लगी है, वहीं अगर हम प्रेसिडेंट रूल की बात करें तो ये नंबर ऑफ टाइम्स इंपोज की गई है। रिसेंटली अगर मैं बात करूं तो जम्मू एंड कश्मीर में, वहां पर ये हमारे देश में प्रेसिडेंट रूल लास्ट जो अप्लाई किया गया था दैट वाज इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर व्हिच इज नॉट अ स्टेट एनीमोर। ठीक है, अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, जम्मू एंड कश्मीर अब स्टेट नहीं है तो अब क्या प्रेजेंट सिचुएशन है वहां पर, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो जिसके बाद अब इसका भी कारण देख लेते हैं। पहले तो ये आर्टिकल 356 में बताया गया है इसके बारे में, when it is imposed due to failure of the constitutional machinery in the state। जब स्टेट में जो उसके अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं वो सही काम नहीं कर रहे हैं, वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, उन सिनेरियोज में फिर हम प्रेसिडेंट रूल वहां पर इंपोज कर सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी। इसका नाम तो मुझे नहीं लगता बहुत सारे बच्चों ने सुना भी नहीं होगा। इसके बारे में बताया गया है आर्टिकल 360। जब हमारे देश की फाइनेंशियल सिचुएशन डिस्टर्ब है उस केसेस में फिर फाइनेंशियल इमरजेंसी भी इंपोज की जा सकती है। बट यहाँ पर जो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको देखने को मिलेगा वो ये है कि आज तक हमारे देश में कभी भी फाइनेंशियल इमरजेंसी इंपोज नहीं की गई है। नेशनल इमरजेंसी 3 बार इंपोज हुई है, प्रेसिडेंट रूल तो बहुत बार इंपोज हुआ है, और फाइनेंशियल इमरजेंसी आज तक एक बार भी हमारे देश में इंपोज नहीं हुई है। नाउ आफ्टर दैट लेट्स मूव टू द इम्पैक्ट्स ऑफ इम्पोजिशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी। जब नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले, while a proclamation of emergency is in force, the normal fabric of center-state relations undergoes a basic change। जो सेंटर और स्टेट के रिलेशंस हैं, कुछ जैसे आप सभी को पता होगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का 7th शेड्यूल जो है उसके अंदर 3 लिस्ट दी गई है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट पे सेंट्रल गवर्नमेंट लॉज बनाती है, स्टेट लिस्ट में जो मैटर्स हैं उन पे स्टेट गवर्नमेंट लॉज बनाती है, और कंकरेंट लिस्ट के जो मैटर्स हैं उन पे ये दोनों यानी कि स्टेट गवर्नमेंट भी और सेंट्रल गवर्नमेंट भी दोनों लॉज बना सकते हैं। बट जब नेशनल इमरजेंसी इंपोज कर दी जाती है या स्टेट इमरजेंसी भी फॉर दैट मैटर इंपोज कर दी जाती है तो ये जो क्लासिफिकेशन है ये खत्म हो जाता है। ज्यादा पावर किसके पास चली जाती है? हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। आफ्टर दैट सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 19। वैसे तो हम कहते हैं हमारे संविधान में जो फंडामेंटल राइट्स हमें गारंटी किए हुए हैं ये कभी भी हमसे छीने नहीं जा सकते, बट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इमरजेंसी आपके जो आर्टिकल 19 के अंदर फंडामेंटल राइट्स हैं वो सभी सस्पेंड हो जाती हैं। कौन कौन से राइट्स हैं अंडर आर्टिकल 19? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ असेंबली, freedom to form association, freedom to reside in any part of the country, freedom to practice any trade and profession। ये जितने भी आपके राइट्स हैं ना अंडर आर्टिकल 19 ये सभी ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाते हैं जब भी इमरजेंसी लगाई जाती है। उसके बाद द राइट टू जुडिशियल रेमेडी फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ आर्टिकल 20 and 21 दे कैन नॉट बी सस्पेंडेड इन एनी केस। यानी कि जब भी इमरजेंसी लगाई जाएगी कौन सा आर्टिकल सस्पेंड होगा? सिर्फ आर्टिकल 19। और कौन से आर्टिकल कभी भी सस्पेंड नहीं किए जा सकते? वो है आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21। तो आर्टिकल 20 क्या कहता है? आर्टिकल 20 टॉक्स अबाउट राइट्स ऑफ अरेस्टेड पर्सन। और वो राइट्स क्या क्या है? राइट्स ऑफ अरेस्टेड पर्सन क्या क्या है? अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कि जब भी आप किसी व्यक्ति को अरेस्ट करने जाते हो तो पहले आप उसको ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट कम्युनिकेट करोगे, फिर एक अरेस्ट मेमो क्रिएट करोगे जिसपे एक इंडिपेंडेंट विटनेस साइन करेगा और जो अरेस्टेड पर्सन है वो भी साइन करेगा। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है, जब भी आपने किसी को अरेस्ट किया है विद इन 24 आवर्स ऑफ देयर अरेस्ट यू हैव टू प्रेजेंट द कंसर्न्ड पर्सन इन फ्रंट ऑफ द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट।
ये सारी जो गारंटीज हैं आपकी इमरजेंसी के दौरान भी कंटिन्यूड रहती हैं। फिर उसके बाद आर्टिकल 21 की अगर हम बात करें, आर्टिकल 21 टॉक्स अबाउट राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। ये भी जो आपका राइट है ये आपसे इमरजेंसी के दौरान आपसे छीना नहीं जा सकता। तो दीज आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इम्पोजिशन ऑफ इमरजेंसी। नाउ विद दिस लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट पॉइंट। व्हाट लेड टू द नेशनल इमरजेंसी ऑफ 1975? ऐसा क्या हुआ कि हमारे देश में 1975 में इमरजेंसी इंपोज करनी पड़ी? हमने देखा 1962 में क्या हुआ, इंडो चाइना वॉर हुई, उस वजह से इंपोज की। 1971 में इंडिया और पाकिस्तान की वॉर हुई, इसलिए इस वजह से इमरजेंसी इंपोज की। What happened in 1975 that we had to impose or the government had to impose national emergency? तो सबसे पहला कारण है पॉलिटिकल अनरेस्ट। हमारे देश में इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ता जा रहा था धीरे धीरे, ठीक है, उसकी वजह से पॉलिटिकल अनरेस्ट होने लगे। इन मार्च अप्रैल 1974 a student agitation by the Bihar Chhatra Sangharsh Samiti received the support of Gandhian socialist जय प्रकाश नारायण। तो जो बच्चों ने ये मुद्दा शुरू किया कि हर चीज के दाम बढ़ते जा रहे हैं, लोग सफर कर रहे हैं, उसको इन बच्चों के जो ये ओपिनियन था इसको फर्दर वॉइस दी किसने? जय प्रकाश नारायण ने। इन 1974 जेपी कॉल्ड फॉर, जेपी कौन है? जय प्रकाश नारायण। ही कॉल्ड फॉर टोटल रेवोल्यूशन, कि हमें हमारे देश में बदलाव की जरूरत है। आस्किंग स्टूडेंट, पीजेंट्स एंड लेबर यूनियंस टू नॉन वायलेंटली ट्रांसफॉर्म इंडियन सोसाइटी, नॉन वायलेंटली, ठीक है। बट कहीं ना कहीं पूरे देश में जो हमारी गवर्नमेंट काम कर रही थी उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट शुरू हो गए। उसके बाद दूसरा है राज नारायण वर्डिक्ट। 1971 में जनरल इलेक्शंस हुए और जो रायबरेली की सीट थी, रायबरेली की सीट पे इंदिरा गांधी वर्सेस राज नारायण, दे बोथ ऑफ देम वर कंटेस्टिंग, बट व्हाट हैपेंड, इंदिरा गांधी वन, बट राज नारायण ने ये जो इलेक्शंस का रिजल्ट आया दैट इंदिरा गांधी हैज वन द सीट ऑफ रायबरेली, इसको चैलेंज किया। सो इलेक्शन वाज फ्रॉड एंड यूज ऑफ स्टेट मशीनरी फॉर इलेक्शन पर्पसेस अगेंस्ट इंदिरा गांधी इन 1971। यानी कि राज नारायण ने क्या कहा, इंदिरा गांधी ने फ्रॉड कमिट किया है और स्टेट मशीनरी को यूज किया है in favor of her to win the elections. Then the court declared, ये जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फिर वर्डिक्ट दिया इसमें और उनका इलेक्शन को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया। किसने डिक्लेयर किया? पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। उन्होंने ये कहा कि इंदिरा गांधी ने स्टेट मशीनरी का गलत इस्तेमाल करके ये इलेक्शन जीता है, फ्रॉड करके ये इलेक्शन जीता है, इसलिए उनके इलेक्शन को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया और उनको उनकी सीट भी उनसे ले ली गई। And court also banned her from contesting any election for additional period of 6 years. यानी कि एक तो उनकी सीट चली गई, उसके अलावा उनको आगे 6 साल वो अब इलेक्शंस नहीं कंटेस्ट कर सकती थी। Then जस्टिस कृष्णा अय्यर, अब क्या हुआ, इलाहाबाद हाई कोर्ट का डिसीजन आ गया, इंदिरा गांधी इस डिसीजन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चली गई। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस कृष्णा अय्यर ने भी क्या कहा, he upheld the high court judgment, कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो जजमेंट दी है वो बिल्कुल सही है, and ordered all privileges Gandhi received as an MP be stopped, कि MP के तौर पर जितने भी privileges इंदिरा गांधी को दिए गए हैं वो सब भी रोक दिए जाए। तो these can be said to be the reasons which led to the imposition of national emergency in 1975। फिर इमरजेंसी के दौरान क्या हुआ जिसकी वजह से हम उनको क्या कहते हैं, डार्क डेज ऑफ फ्री इंडिया। ड्यूरिंग इमरजेंसी various senior opposition leaders like Atal Bihari Vajpayee, LK Advani were arrested during emergency। ठीक है, यानी कि गवर्नमेंट अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल कर रही थी, मिस यूज कर रही थी, ब्लैटेंटली उसको मिस यूज कर रही थी। फोर्स स्टेरिलाइजेशन, यानी कि इस दौरान इनका मेजर जो चल रहा था पॉपुलेशन को कंट्रोल करने का, उस दौरान बहुत सारे लोगों का फोर्स्ड स्टेरिलाइजेशन भी किया गया। यानी कि जिन्होंने अभी तक अपनी फैमिली प्लानिंग, दे वर इनटू फैमिली प्लानिंग, उनका भी स्टेरिलाइजेशन कर दिया गया, which was the gravest form of violation of human rights। फिर अनवारंटेड सेंसरशिप ऑन मीडिया एंड प्रेस। मीडिया और प्रेस को हम फोर्थ पिलर ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी कहते हैं, उस पर भी अनवारंटेड सेंसरशिप लगाकर लोगों के राइट्स का वायलेशन किया। तो यहां पर हम बेसिकली कह सकते हैं इन तीनों से राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी अफेक्ट हुआ लोगों का
फिर इसका आउटकम क्या हुआ? नाउ व्हाट आफ्टर इमरजेंसी? आफ्टर द इमरजेंसी पीरियड, जैसे एकदम से इमरजेंसी लगा दी गई, एकदम से इमरजेंसी का बम फोड़ दिया गया, ये इमरजेंसी का पीरियड चला करीब 21 महीने, और 21 महीने खत्म होते इंदिरा गांधी ने क्या अनाउंस कर दिया कि अब हम इलेक्शंस कंडक्ट करेंगे। तो इंदिरा गांधी सरप्राइज्ड एवरीवन बाय अनाउंसिंग इलेक्शंस ऑन 1977 जनवरी 18 इन द सेम वे एज द इमरजेंसी वाज डिक्लेयर्ड। यानी जैसे इमरजेंसी का बम फोड़ा, फिर एकदम से इलेक्शंस का भी बम फोड़ दिया। देन कांग्रेस पार्टी लॉस्ट, फिर उनको एहसास हुआ हमने कितना कुछ गलत किया इमरजेंसी में। यानी कि इंदिरा गांधी ने ओवर कॉन्फिडेंट होकर एकदम से इलेक्शंस रख दिए कि हम तो जीत ही जाएंगे, बट व्हाट हैपेंड, दे लॉस्ट द इलेक्शंस एंड जनता पार्टी टुक ओवर। For the first time in independent India, a non-Congress government was formed. ठीक है, that is the power of democracy, that is the power of people. कि अगर कोई भी ज्यादा हवा में उड़ता है तो जो हमारे देश के लोग हैं अपना राइट टू वोट एक्सरसाइज करके उसको धरती पर भी ला सकते हैं। ठीक है जी। इसके बाद okay, so that was all about the national emergency of 1975. I hope all of you must have learned something new out of this video. Similarly, we will be coming up with such kind of educational videos for all of you जहां पर हम ऐसे interesting topics discuss करेंगे. So that's all about today's session. Thank you everyone. I hope you all have a great day ahead. Thank you.